इंटेलिजेंस वालों को हुक्म दे कि मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा रा ने किया, इससे काम नहीं चलेगा मोसाद ने किया। अगर खुदा न खास्ता इन दो शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई, आई एम विद द सिविलियन शरीफ, आई एम विद द शरीफ हु इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी एजेंसियां गदले पानी में सुई डूब सकती हैं जनाब स्पीकर। उन एजेंसियों को क्या हो गया है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, जैसे गुल को वो सुर्ख कफन दिखाया जाता है, सारे सांग बस चल पड़ते हैं, कमतरीन गाली गद्दार है। आप कौम परस्त पश्तून रहनुमा हैं, पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए एक मजबूत आवाज़ हैं, बलोचिस्तान के पश्तूनों की आवाज़ बुलंद करते हैं। आप हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कायद जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज़ में आने का। और मैं हूँ मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्वेटा में 1973 को होने वाले बम धमाके में महमूद खान अचकज़ई साहब के वालिद जो थे वो भी जाँ बहक हुए थे। और आजकल महमूद खान अचकज़ई साहब हल्का 259 क्वेटा से कौमी असम्बली के मेंबर हैं। और इसके अलावा आप कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा और खारजा अमूर के मेंबर भी हैं। जी महमूद खान साहब, यकीनन बहुत शुक्रिया, आप इतनी रात गए हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए। और जिस वक्त आप हमारे प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं तो आज फौजी क़यादत ने एक मीटिंग की है GHQ में, जो LOC पे फायरिंग हुई है उसके हवाले से आपको मालूम है कि 10 मासूम जानें पाकिस्तानियों की चली गई हैं। हिंदुस्तानी फायरिंग की वजह से 3 फौजी हलाक हो चुके हैं। हमारे जो वज़ीर दिफा है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है, बल्कि जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जंग छिड़ सकती है। आप हमेशा अमन की बात करते हैं, पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात करते हैं, मगर जब हिंदुस्तान ने इतना अग्रेसिव मोड में चले गए हैं तो फिर और हमारी हुकूमत के पास कोई चारा बचता है? क्या रास्ता आपको नज़र आता है इस सूरत हाल में? मुनीज़े भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जंग इंसानी रवैये की इंतहाई कभी शक्ल है। और इंसान मजबूर हो के जब कोई ऑप्शन ना हो इसको ऑप्ट करना पड़ता है। मैं फिर भी वैसे थे एक इंसान के, वैसे थे एक सियासी कारकुन के, वैसे थे एक पाकिस्तानी के, हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को जंग के शोलों में न धकेलें। मजबूरी तो जब आ जाती है फिर तो कोई दूसरा रास्ता रह ही नहीं जाता, वन हैज़ टू फाइट। जब आपकी मजबूरी होती है, आपकी सरहदों को ख़तरा होता है, आपकी डिग्निटी को ख़तरा होता है, आपके वो, लेकिन एक जंगी माहौल पैदा करने की भी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। मगर अब हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिल्ली के अंदर जी अगले महीने, जिसके अंदर सरताज अजीज साहब जाएंगे। आपको लगता है कि उनको जाना चाहिए? कुछ सियासतदान कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, उनको बॉयकॉट करना चाहिए, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करना चाहिए। कोई भी ऐसा फोरम अवॉइड नहीं करना चाहिए जहां हम अक्ल व मंतिक की बात कर सकें, जहां हम दुनिया को कन्विंस करने की बात कर सकें। जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान माजी की हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं है, दोनों एटमी ताकतें हैं। इनकी मामूली चपकलिश, इनकी मामूली नाराज़गी तमाम दुनिया के कान खड़े कर देती है। मैं भी इस राय का हूँ, ये नहीं कि मैं खुदा न खास्ता ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है, इंसानी ज़िंदगी जहाँ भी ज़ाय होती है उसको कंडम न करना नामाकूलियत की इंतहा है। जी, जहाँ से भी हो, जिसकी भी ज़िंदगी हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो, अफ्रीका में हो, कहीं हो, इंसानी ज़िंदगी की वैसे भी कीमत पता नहीं क्या हो रही है, मक्खी मच्छरों की तरह इंसान मर रहे हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ बिलखसूस हमारे जो तनाव है, जो मसाइल हैं, इस पे कोशिश की जाए कि ऐसा बाइंसाफ ताकतवर मुनसिफ जो दोनों से कह सके, हिंदुस्तान से भी और हमें भी, अमेरिका जो भी हो, वो हमारे जो माहिरीन हैं वो समझ सकते हैं, वो ज़्यादा
अच्छी तरह चॉइस कर सकते हैं। मीडिएटर की जरूरत है, आपका ये कहना है? we must try for that. ओके, अच्छा जंग हमारा आखिरी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चूंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, वक्त हमेशा कम होता है हम लोगों के पास। इस दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, अभी तक इस बात का तयन नहीं किया गया। मियां साहब ने अभी तक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुनना है। आपको नहीं लगता कि ये जो खला है, वैक्यूम है, इस दौरान नहीं होना चाहिए था? चूंकि दोनों तरफ, अफगानिस्तान की तरफ भी टेंशन है और हिंदुस्तान की तरफ जिस तरह की LOC की पर फायरिंग हो रही है, उसके अंदर एक नया आर्मी चीफ अब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए था। मुनज़ा बीबी, ये भी हमारी बदकिस्मती है। आर्मी वो मुल्क क्या मुल्क जिसकी आर्मी ना हो, वो मुल्क क्या मुल्क जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक इस चीज़ को, जिस तरह दुनिया के मुल्कों ने उनको एक ख़ास उसमें रखा है, हम उसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। इसीलिए इस बात पे महीनों बहस होती रहती है, नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, फलाना होगा। दुनिया में मैं मगर ये तो पहले आर्मी चीफ हैं जो इस तरह जो है उनकी रिटायरमेंट हो रही है, अपने वक्त से जा रहे हैं। 2 दिहाइयों में पहली दफा इस तरह हुआ है। तो आपको लगता है कि ये खुशाइन बात है? अगर आप उनकी लेगेसी को देखेंगे, न सिर्फ ये कि उसको आप कैसे असेस करते हैं? न सिर्फ ये कि राइल शरीफ साहब के लिए, बल्कि हमारे आर्मी के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी। मैंने एक महफिल में कहा था कोयटा में, जब हम एक वो हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, जनरल राइल शरीफ साहब भी थे, जंजुआ साहब हमारे सेक्रेटरी के जो एडवाइज़र रही, उस कोर कमांडर मियाँ साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उस मीटिंग में मैंने कहा था खड़े होके, मैंने कहा मियाँ साहब, आप 2 शरीफ अगर एक पेज पे हुए, ये इस मुल्क की बड़ी खुशकिस्मती होगी। वो यही बात मैंने फिर पार्लियामेंट के अंदर भी कही, जरूर हमारे पास उसका क्लिप भी पड़ा हुआ है। मैंने इसीलिए कही थी, राइल शरीफ कम से कम हिस्ट्री में एक बावकार अंदाज में जाएंगे और उन पे ये उंगली कोई नहीं उठा सकेगा कि उन्होंने खुदा न खासा जो गलतियाँ हमारे 3 जनरल कर चुके, अगर वो ये कर देते पता नहीं क्या होता इस मुल्क का। बहरहाल खुदा उनको। मगर आपने ये जब बात कही थी तो 11 नवंबर 2015 थी। उस वक्त ISPR की तरफ से एक ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि जो नैब के ऊपर अमली जामा पहनाना था वो सियासतदान नहीं पहना पाए, उनको अच्छी गवर्नेंस करने की जरूरत है। तब आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि अगर खुदा ना खासा ऐसा वक्त आ जाए तो मैं सिविलियन शरीफ के साथ खड़ा हूंगा। उस वक्त क्या माहौल बना हुआ था? आप तो इक्तदार के वानों में होते हैं, आपको सारी खबरें होती हैं, क्या कोई खतरा था? अचकज़ई साहब, मतलब ये कि हमारी बदकिस्मती है और हमने इसी बदकिस्मती का इलाज मिल बैठ के निकालना है। उस वक्त हालात कैसे थे? फौज की ताकत को कोई नहीं छीन सकता, फौज की अपनी ताकत होती है। न इंटेलिजेंस एजेंसियों की अपनी जो इस्तेदाद है उनको कोई छीन सकता है। लेकिन बात यह है, हमने जितना जल्दी हम ये सीख जाए, इस मुल्क के, इस खिते के लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ आइन की पासदारी कायम रहे। आइन हर इदारे का डिफाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का एक दायरा है। ठीक है, हर किसी को अपने दायरे में रहना चाहिए, आप पहले भी कह चुके हैं। अब जब अपने दायरे में रहेंगे और लोगों की मुंतखब पार्लियामेंट, यानी सही मानों में मुंतखब पार्लियामेंट, हम मुदाखलत ना करें, हम सगे सुतेली की बात ना करें। मुनज़्ज़ह बीबी को लोग वोट देते हैं महमूद के मुकाबले में, इट शुड बी एक्सेप्टेड। पिछले 3-4 सालों के अंदर मुदाखलत हुई है? नहीं हुई, मतलब ये है हम आहिस्ता आहिस्ता एक शराफत के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, सूनर द बेटर। मगर अचकज़ई साहब, जब आपने एक स्टेटमेंट दी, क्वेटा के अंदर हमने देखा कि इतने धमाके हुए, हमने देखा हमारे वकला बरादरी के ऊपर धमाके हुए, हमने देखा कि किस तरह हमारी श्राइन्स के ऊपर धमाके हुए बलूचिस्तान के अंदर। आपने तब हर बार एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि अगर बदले पानी के अंदर से सुई निकाल सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो फिर क्यों बार बार कहा जाता है कि रॉ का हाथ है? क्या वजह है कि हमारी इंटेलिजेंस सुराख तक नहीं पहुंच सकती? उसके बाद आपके खिलाफ बड़ी नुक्ताचीनी हुई, बहुत तंकीद हुई। आप क्यों करते नहीं? मैं अब भी इस राय का हूँ कि हमारी सिविलियन और मिलिट्री दोनों एजेंसियां इतनी अहल हैं कि दे कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक सवाल पेश करता हूँ आपके ज़रिए तमाम मुल्क को। पुरानी किताबें हम पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस डायरियाँ पढ़ते हैं, या अंग्रेज़ों की हुकूमत थी,
कम्युनिकेशन कमज़ोर थी, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, फलाना नहीं था, कच्ची सड़कें थी, गाड़ियाँ भी नहीं थी। हमारा जो बॉर्डर का इलाका है, कोयटा के तरफ का बलूच इलाका, पश्तून इलाका जी, मुनज़्ज़र बीबी एक आदमी जब उन दिनों कत्ल कर देता था जी, एक कत्ल, जी, उसका जीना हराम हो जाता था इस हमारे उसमें बॉर्डर में। और अगर वो भाग के चला जाता है अफगानिस्तान, दिल्ली से जो कैपिटल था या कलकत्ता से जहाँ भी था, काबुल को वो कह देते थे। मगर अचकज़ई साहब, अगर कि आज की बात करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, आप एक बहुत बड़े रहनुमा हैं बलूचिस्तान के, आई पुट इट क्वेश्चन की शक्ल में, हुकूमत भी आपकी है, मैं क्वेश्चन की शक्ल में करता हूँ, आप ढूंढने इसका जवाब। अंग्रेजों के वक्त में एक आदमी कातिल अपने लिए पनाह नहीं ढूंढ सकता था सारे हिंद में, जबकि वो हमारे मुखालिफ थे। मगर सवाल ये है, अब ये है, मुझे अलाउ मी, हुकूमत तो फिर भी आपकी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुकूमत सारी हमारी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरा सवाल है कि क्यों, कहाँ है कमजोरी कि इस्लामाबाद में 4 आदमी मर जाएं, कातिल। मगर हम उम्मीद ये कर रहे थे कि जब आप हुकूमत में आएंगे, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो आप कम से कम हमें ये बता सकेंगे कि कोताहियां कहाँ हैं। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं भी तो कहाँ हैं? इसलिए चूंकि आपके भाई इस वक्त गवर्नर हैं, आपकी हुकूमत मुनज़्ज़र बीबी, मैं एक फिक्रे में अब भी मैं ये कहता हूँ, यानी नफरतें, कदूरतें, जंग, झगड़े बेइंसाफी से जन्म लेती हैं। लोग कहते हैं बलूचिस्तान में बगावत है, फलानी जगह बगावत है। वाई, अगर लोग डिप्राइव महसूस करते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, और यही बिल्कुल नुस्खा कीमिया है। पश्तून, बलूच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी यहाँ रहते हैं, उनका अपना मदर वतन है। उस मदर वतन में अल्लाह पाक के बहुत बड़े ख़जाने हैं। एक मेहरबानी कर दें, जो भी गवर्नमेंट ये मेहरबानी कर देगी वो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट होगी। क्या मेहरबानी? ये मेहरबानी कि जिस मिल्लत के, जिस कौमियत के ज़मीन में अल्लाह पाक के जितने ख़जाने हैं, उन पे उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तस्लीम कर दें। अलाउ मी, देखिए वो एक अलग चीज़ है, कौम परस्त जमातें एक अलग चीज़ है, ठीक है, परस्तिश खुदा की होती है, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टीज एक और चीज है, मगर एक्सट्रीमिज्म एक और चीज है। एक्सट्रीमिज्म एक और चीज है, जो श्राइन्स को अटैक करते हैं, जो अललान कहते हैं हमने अटैक किया है, चूंकि ये जो लोग हैं ये डेविल्स एडवोकेट हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और आपने इशारे किए, जब आप इख्तिदार में नहीं थे तो तब आपने बहुत बार कहा कि मदरसे हैं बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। अब भी कहता हूँ, आप हुकूमत में है, उम्मीद थी कि आप उनको स्ट्रीमलाइन कर। आप भी बोली जा रही है, मैं भी बोलता जा रहा हूँ। मैं अब भी कहता हूँ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बहैसियत एक फ़र्द, बहैसियत एक इंसान, आप भी, मैं भी, अब कैमरामैन भी, वो भी, टेररिज्म की हर शक्ल के हम सबको मुखालिफ होना चाहिए। टेररिज्म क्या है? जिस तरह लफ्ज़ टेरर फैलाने की बात है। जी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं हो सकती जी। मगर जवाब पे आइए, लोग जवाब चाहते हैं, आप लोग हुक्मरान हैं, वहाँ पे जानें ज़ाया हो रही हैं, और बार बार हमारे जो वहाँ पे वज़ीरे दिफा हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो ये कह देते हैं, वज़ीर आला भी ये कह देते हैं कि जी सीपेक के खिलाफ साजिश हो रही है। सीपेक के खिलाफ क्या वाकई में साजिश हो रही है जिसकी वजह से बलूचिस्तान को ही टारगेट किया जा रहा है बार बार? देखो, 1948 में भी बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी हुई थी बलूच इलाके में, फिर भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुई थी, फिर फलानी ज़माने में भी हुई थी। ये टेररिज्म का तमाशा तो अब शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये तो अब शुरू हो गया है जी। सेक्टेरियन टेररिज्म, मजहबी टेररिज्म, फलाना। सीधी सादी बात है, इंसानी ज़िंदगी लेना सिर्फ स्टेट का हक है, और थ्रू प्रॉपर उसके बाद नहीं। ये जो आप सब बातें कह रहे हैं मैं उसको मानती हूँ, मगर जब हुक्मरान ये कहते हैं, बलूचिस्तान के वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जी सीपेक के खिलाफ साजिश हो रही है, आप क्या इसको एक साजिश देते हैं? सीपेक के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? सीपेक, देखिए सीपेक, इस पे भी मुझ पे मेरे दोस्त भी उंगलियां उठाते हैं। सीपेक को मैं माहिर नहीं इन बातों का, हमें सीपेक में अफगानिस्तान और ईरान को भी शामिल करना चाहिए, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमें गवादर पोर्ट, चाबहार ईरान का जो पोर्ट है, बंदर अब्बास,
हमें इनको एक दूसरे के मुकाबले में नहीं शो करना चाहिए। एक समंदर है वहाँ, बम्बे का वो है, फलानी जगह उसका है, फलानी जगह बंगाल है, यहाँ से फिर कराची है, फिर जीवनी है, फिर वो है, फिर बंदर अब्बास है, फिर फलाना है। जब हम शामिल कर लेंगे अफगानिस्तान को भी, ईरान को भी, तो उसी पे हम सबको मुश्तरका वो बन जाएगा। बंदरगाहें हमारे मुश्तरका बंदरगाहें बन जाएंगी। बाकी रहा हमारा और चीन का रिश्ता, वो तो हमारा अपना काम है। उनका जो इशारा होता है ना कि सीपेक के खिलाफ साजिश हो रही है, तो उनका इशारा होता है रॉ के ऊपर। वो ये कहते हैं कि रॉ अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर धमाके करती है और फिर वापस चले जाते हैं। धमाके करने वाले अफगानिस्तान के अंदर पनाहगाहें वहां पे उन्होंने बनाई हुई हैं। अफगानिस्तान का तो मैं गवाह हूं और मैं इसकी जमानत भी दे सकता हूं। मेरे सामने जिम्मेवार तरीन आदमी ने जिम्मेवार तरीन आदमी से कहा कि जनाब क्या आप अफगानिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट समझते हैं? मेरे दोस्त ने कहा कि बिल्कुल। तो उस आदमी ने कहा कि इसकी मुझे इंटरनेशनल गारंटी दे दें। ये आपके दोस्त तो बहुत खासे ताकतवर होते हैं, तो आपकी किस तरफ इशारा है ये भी जरा बताइए आप। मैं सिविलियंस की बात करूं, उधर भी आपके खासे ताकतवर दोस्त हैं। उन्होंने यही कहा, करज़ई साहब ने कहा कि मुझे इसकी गारंटी दे दें इंटरनेशनल कि आप हमें एक सॉवरेन मुल्क समझते हैं। मियां साहब को कहा, जरदारी साहब को कहा? जरदारी साहब नहीं थे, मैं था, मियां साहब थे और करज़ई था। मियां साहब ने भी पॉजिटिवली बात की। करज़ई साहब ने कहा द डे यू डिड इट, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, द डे यू डिड इट, उसी दिन चमन की रेलवे लाइन एक्सटेंडेड टू कंदहार। मैं इसका गवाह हूं। और हमें पता है कि पाकिस्तान डेफिशिएंट है बिजली में। हमारे कासा डैम में 1000 मेगावाट बिजली है। अपने अपड़ा के लोगों को भेजो, ले जाओ। अचकज़ई साहब, आपके दोस्त, जस्ट ए मिनट। स्कूल बनाना चाहें, सड़क बनाना चाहें, वेलकम। हिंदुस्तान की दोस्ती के लिए मैं आपकी दोस्ती को कुर्बान नहीं करूंगा। ये मेरे सामने उन्होंने कहा था। हिंदुस्तान की दोस्ती के लिए मैं पाकिस्तान की दोस्ती को कुर्बान नहीं करूंगा। करज़ई साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा। और साथ ये भी कहा कि मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ इंटरनेशनली कि हमारी मिसाइल आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आपको भी यही लिख के देना पड़ेगा। अलबत्ता मुनज़्ज़म भी नाराज़ हुई, काबुल आ गई, परवाह नहीं है। मेरा कोई आदमी नाराज़ हुआ कराची है कि परवाह नहीं। वी विल नॉट सपोर्ट टेररिस्ट्स अगेंस्ट ईच अदर। नवाज शरीफ साहब फिर क्यों नहीं वो सॉवरेन गारंटी दे सके? वो आप उन्हें करने नहीं देते जी, आप नहीं करने देते। मैं ढूंढे अपने साथियों को, आप नहीं करने देते उनको। मीडिया, मुझे क्या पता है कौन है, ढूंढ लीजिए। आपको पता है कि कौन है, ना मैं कह सकती हूँ ना आप बताएंगे। मगर नाजरीन, अचकज़ई साहब से हमेशा दिलचस्पी बातें होती हैं। आज कुछ पहेलियों में बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कुछ साफ बात करने की इस ब्रेक के बाद, और पूछेंगे कि मियां साहब क्यों नहीं करज़ई जो उस वक्त के अफगान सदर थे सॉवरेन गारंटीज दे सके कि अफगानिस्तान को एज ए सॉवरेन स्टेट माना जाए, और आगे जो अशरफ गनी के साथ इनके बातचीत हुई थी, ताल्लुकात हुई थी, वो बढ़ क्यों नहीं सके, और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अमन की तरफ हम क्यों नहीं गामजन हो सके। इस सब पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ है महमूद खान अचकज़ई साहब। नाजरीन, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बल्कि खुद ही 3 पाकिस्तानी पश्तून रहनुमा जो थे अफगान सदर अशरफ गनी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे थे। अब उस सालसी किरदार का क्या हुआ, महमूद खान अचकज़ई साहब से पूछते हैं। जब आप गए अफगानिस्तान, अशरफ गनी साहब से आपकी 2 दफ़ा कम अज़ कम मुलाकात हुई। ब्रेक से पहले आपने बताया कि किस तरह करज़ई साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की एक फ्रैंक डिस्कशन। जब क्या आप जब कहते हैं कि जी मियां साहब डिलीवर नहीं कर पाए, और नहीं क्यों नहीं, मैं अब भी कहता हूँ, देखिए हमें चीन से सीखना चाहिए। चीन एक कम्युनिस्ट मुल्क है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन वो अपने कार्ड बेहतरीन अंदाज में प्ले कर रहा है। अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात, कहाँ अमेरिका कहाँ चीन। हिंदुस्तान के साथ उनकी लाइन, उनके अपनी जो बॉर्डर है उन पर बड़ी खूनरेज जंगें हुई 60s में, जब उस चुएनलाई और नेहरू का ज़माना था, हिंद चीनी बाई बाई वो कहते थे। उन जंगों के बावजूद हिंदुस्तान के साथ उनकी बेहतरीन आप सही कह रहे हैं, मगर आपने एक स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट के अंदर
میں وہ جاننا چاہ رہی ہوں، اور وہ تبھی دی تھی نومبر 2015 میں جب آپ نے کہا تھا کہ میں سویلین شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں صرف اس خارجہ پالیسی کو مانوں گا جو اس پارلیمنٹ کے اندر بنی ہوئی ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی خارجہ پالیسی پارلیمنٹ میں بنی تھی اور بنی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اس لیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس لیے چونکہ جو آپ لوگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی افغانستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر، they didn't bear fruit. میں ابھی اس رائے کا ہوں، ان کی مرضی. ہمارے ارد گرد ایسے حالات ہیں، شاید بعض لوگ ہمارے خطے میں ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ سے مراد بعض طاقتیں ایک بہت خطرناک جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس جنگ کے مسلط کرنے کے پیچھے شاید یہ بات بھی کار فرما ہو کہ ان کے خیال میں ہمارے ہاں کچھ چھپے ہوئے انڈے منڈے ہمارے پاس ہیں. ان حالات میں اگر دنیا بھی جنگ مسلط کرنا چاہے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک ملک کے شہری کی حیثیت سے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے، اگر ہم اس خطے میں جنگ شروع نہ کرنا چاہیں، کوئی امپوز نہیں کر سکتا. یہ آپشن ہمارے پاس ہے، پاکستان کے پاس. ہمارے اس خطے کو بچانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے، ہر قیمت پہ ہو ہمارے افغانستان کے ساتھ امن قائم ہو جانا چاہیے، ہر قیمت پہ. اور the day we did it، ہم اپنے خطے کو جنگ سے تھوڑا سے دور لے گئے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ہوتے ہیں بعض لوگ، جنگی جنون لوگوں میں ہوتا ہے کہ دیکھیں گے لڑیں گے، خدا نخواستہ اگر ہم نے جنگ شروع کی یا جنگ ہمیں امپوز ہوئی، یہ جنگ ایک دو ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ بہت بڑے خطرناک سانڈوں کی جنگ ہے. آپ سے کہہ رہے ہیں مگر اچکزئی صاحب، جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے. قادری صاحب جو آپ کے پرانے دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے خلاف میرے پاس ثبوت ہیں، وہ ایک پڑوسی ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے وہ فائدہ لیتے رہے ہیں. اس طرح کے تہمت، اس طرح کی کرٹیسزم آپ کے اوپر ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ میں اس طرح ڈیل کرتا ہوں، مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، مجھے یہ خطہ عزیز ہے، مجھے یہ ملک عزیز ہے. جو رائے مجھے صحیح لگتی ہے اس ملک کے لیے، میں اس کا اظہار کروں گا. خدا نخواستہ وہ دن خدا نہ لائے، اگر ہم نے جنگ کا راستہ لیا یا جس طرح لوگ ہمیں گھیر رہے ہیں ہم اس میں پھنس گئے. منظم بھی جنگ کے دو نتائج کو واضح ہیں، خدا وہ دن نہ لائے. ایک یہ کہ 70 سال 80 سال سے جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ خاک ہو جائے گا، ہمارے افغانستان تو ایسے برباد ہو گیا. جی. اور دوسرا ہم اور افغانستان اپنے زیست کے مسئلے سے دوچار ہو جائیں گے، اور ہمیں وہ حالت نہیں لانی چاہیے کسی بھی قیمت پہ. اچکزئی صاحب، ایک اہم سوال ہے آپ کے لیے. آپ جب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک افغان اخبار کو سٹیٹمنٹ دی، اس کے اوپر بہت سارا شور مچا. آپ نے کہا کہ جو بھی افغان مہاجرین ہیں وہ بلوچستان آ جائیں، پختون بیلٹ کے اندر آ جائیں، خیبر پختونخوا آ جائیں، ان کو وہاں پہ کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ آپ کا ہی ملک ہے. بہت سارا شور مچا اس لیے چونکہ آپ کے جو دوست ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل وزیر، وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی افغان مہاجرین کو نکل جانا چاہیے، اس لیے چونکہ وہ ہماری جو نوکریاں ہیں ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کتنے لاکھ لوگ ہمارے انگلینڈ کے شہری ہیں، کتنے لاکھ لوگ ہمارے جرمنی کے شہری ہیں، کتنے لاکھ لوگ ہمارے ترکی کے شہری ہیں؟ مگر آپ کے ناقدین بلوچستان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے افغان مہاجروں کو آئی ڈی کارڈز لے کے دیے تاکہ جب الیکشن ہو تو وہ آپ کو ووٹ ڈالیں، تبھی آپ ان کے فیور میں آواز اٹھاتے ہیں. یہ آپ کے پر تنقید ہوتی ہے. تنقید میں تیار ہوں جس دن یہ ثابت ہو جائے جو چور کی سزا میری سزا. لیکن ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. میرے سے بھی 5 سال ہم گزارتے ہیں پاکستانی کی حیثیت سے امریکہ میں، ہمیں پاسپورٹ مل جاتا ہے، ہمیں ووٹ خاک مل جاتا ہے، ہمیں فلانا مل جاتا ہے. ترکی میں ہمارے لاکھوں لوگ ڈول سٹیزنز ہیں، جرمنی میں ڈول سٹیزنز ہیں، کینیڈا میں ڈول. کوئی شک یہاں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو آپ نہیں چھوڑ رہے، جو یہاں پیدا ہوئے ہیں یا یونیورسٹی کیا کریں؟ کیا ہم ان کو ضم کر لیں؟ Let them be your Pakistani citizens.
اور اگر کوئی جانا چاہے آنریبلی بھیج دیجیے. تو جن کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو آئیڈینٹی کارڈ کسی کے پاس نہیں, اگر ہیں اور اگر نہیں ہے تو کیا ان کو ہم یہاں پہ رہنے کی اجازت دیں؟ اس لیے چونکہ کہتے ہیں آپ کے دوست بلوچستان کے اندر گورنمنٹ کے اندر کہ جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کے گھروں سے پکڑے گئے. ہم نے 5 پارٹیوں نے ہم نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا ہے, ڈیٹیل میرے پاس نہیں, دے دوں گا. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی, جماعت اسلامی, ANP پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور شیرپاؤ کی پارٹی, ہم نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح ڈیل کیا جائے. وہ ہم نے انٹرنیشنلی لوگوں کو دے دیا ہے. ابھی یہ اب حیران رہ جائیں گے, لاکھوں لوگوں کی شناخت کارڈ اپنے بند کر دیے. میں آپ کے پاس ایک آدمی لے آؤں گا, بوڑھا آدمی ہے, 10 سال سے اس کا شناختی کارڈ بند ہے, اس کے بچے اسکول میں داخلہ نہیں دے رہے, سینکڑوں لوگ. ایک آدمی ہے جو 46 میں جیل میں پیدا ہوا ہے, جی اس کو کہا جا رہا ہے نکلو. اچھا صاحب آپ سے دوسرا سوال کروں گی اس لیے چونکہ وقت کم ہوتا ہے, ایشوز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ کو افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ امن چاہیے اور اگر آپ کو واقعی میں اس خطے میں امن چاہیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کالعدم تنظیمیں ان کے پر آپ کریک ڈاؤن کریں. یہی بات سرل المیڈا نے اپنے آرٹیکل میں کہی, جس کے بعد کہا گیا کہ یہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی, کوئی انہونی بات نہیں تھی, پہلے بھی ہو چکی تھی, مگر اس کو کہا گیا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے, اسے مترادف کیا گیا. مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس آرٹیکل کو لے کے وہ نیشنل سیکیورٹی رسک کیسے بن گیا؟ آرٹیکل نے اتنی کتابیں پاکستانی آتھرز نے لکھی ہیں, میں ان کے ریفرنس نہیں دینا چاہتا ان حالات میں. دیکھیں ایک بات یہ کہ کوئی ہمیں مجھے کہے کہ اس آدمی کو, اس تنظیم کو فارغ کر دو, ایک ملک مجھے کہتا ہے, اور ایک یہ کہ سارے لوگ اس پہ متفق ہوں کہ یس اٹ از رائٹ, پھر ہمیں کرنا ہوگا. تو کیا سارے لوگ متفق ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی. بات یہ بھی میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں, ہندوستان کے ساتھ گزارا کر لیں گے, پرواہ نہیں ہے. وی شوڈ فرسٹ گو فار پیس ود افغانستان. That should be priority number one. دین ہم پھر اس کا بھی کوئی راستہ نکال لیں گے. اس کے لیے بھی آپ کو کریمپ ڈاؤن کرنا پڑے گا کچھ تنظیموں کے اوپر. کیا آپ کی حکومت تیار ہوگی؟ تیار نہیں ہوگی تو ہم اپنی پاؤں پہ کھلاڑی ماریں گے. مگر تیار تو آپ نے کرنا ہے نا, آپ بھی ایک لیڈر ہیں, اہم لیڈر ہیں اسی حکومت کے اندر. اگر لیڈر کی بات آپ کرتے ہیں تو دی الیکٹڈ لیڈرشپ اس ملک کی اب محمد نواز شریف کے پاس ہے. مجھے ان کی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہے. لیٹ ہم ڈو ہز جاب. اس سے کہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, خارجہ پالیسی یہاں سے بنائیں, ہم اس کی تمام کنسنسس کو قبول کر لیں گے. مگر ابھی تک وہ ہو نہیں پایا. کیوں نہیں ہو پایا؟ نہ روکیں اس کا ہاتھ. پناما آ جاتا ہے اس کے اوپر اور دھرنے آ جاتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے, اس پہ بھی بہت کچھ ہے آپ سے بات کریں. پر نہ کاٹیں سیول گورنمنٹ کے. اس وقت ہم بریک لیتے ہیں, پر نہیں کاٹ رہے. اور بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت سیاسی لیڈر کرپشن اعتصاب سے ڈرے ہوئے ہیں, کرپٹ لیڈر, وہ سارے آج کسی نہ کسی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کو تنقید بنایا ہوا ہے. یعنی ان ساروں کو تو اگر وہ چاہتے ہیں ملک کا بھلا, عوام کا بھلا, تو ان کو تو دعا کرنی چاہیے کہ اس ملک میں انصاف قائم ہو اور طاقتور ڈاکو کا احتساب ہو. لیکن وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح نواز شریف کی مدد کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کا آپ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے چونکہ آپ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. بات یہ ہے, مجھے بھی آپ نے کہا ٹائم تھوڑا ہے. میں اس پونامے میں پیپل پارٹی کا بھی عمران کا بھی اس لیے مخالف ہوں. یہ بات طے ہے, آپ بھی اس کو سپورٹ کریں گی, کوئی آدمی پاکستان, کرپشن ہماری سوسائٹی میں دمک کی طرح اندر ہو گئی ہے. ٹھیک. اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خونی انقلاب لے کے آئیں گے اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچ گیا, ہم سپریم کورٹ چلے گئے, بندوق اٹھائیں گے, خونی انقلاب لائیں گے. گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ یہ ہے, میں کہتا ہوں, میرا ایک بھائی فوجی ہے, میرا ایک بھائی جج ہے, میرا ایک بھائی اینکر ہے. کرپشن ہم سب میں ہے. مگر اچھا صاحب اکاؤنٹیبلٹی ہی تو اس کا علاج ہے. لسن ٹو می, ٹائم آپ ضائع کر رہی ہے. ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے جہاں ہم سب ادارے مل کے بیٹھ کے بات کریں, فوجی بھی آئے, کرپشن کے بارے میں. یس, آل پارٹیز کانفرنس کرپشن کے بارے میں. گول میز کانفرنس اچھی تجویز ہے. وی مسٹ سٹ ٹوگیدر, اور ہم اللہ کو حاضر و ناظر کہہ دیں کہ ہم سب کرپٹ ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ایک ایسا واحد ادارہ ایوالو کریں اور اس کو آئینی طاقت دیں
कि वो अगर किसी फौजी को पकड़ना चाहे उसके पास ये ताकत होनी चाहिए, पुलिस के पास किसी नहीं उस इदारे के पास। अगर वो किसी जज को पकड़ना चाहे उसकी ताकत हो, महमूद को पकड़ना चाहे उसके पास ताकत हो, किसी एंकर को पकड़ना चाहे। साहब एक शरारत मुझे भी करने दें, अगर एक खत आ जाए कतरी शहजादे से तो फिर क्या होगा? इसलिए चूंकि इसका जो आप इतने मंजे हुए सियासतदान है, इतने अरसे से सियासत इसी मुल्क में कर रहे हैं, ये जो कतरी शहजादे का कंटेंट है इसको आप मान सकते हैं? ये कतरी कुवैती सब भाग जाएंगे अगर हम करप्शन यूं खत्म करेंगे कि फौजी का एहतसाब फौजी करेगा, जज का जज करेगा, वो तो होता है ना कि एक तरीके से नैब अदारा बना, उसका हाल क्या हुआ? वो तो इमरान खान साहब एक तरीके से सही कह रहे हैं। हमने एक ऐसा इदारा इवाल्व करना है जिनके पास ये आईनी ताकत हो कि हर इदारे का वो कर सके। पाकिस्तान साहब वो नैब था ना अचकजई साहब, वो नैब गरीब तो नेकबख्त लोग हैं, वो भी 30 करोड़ लेके आदमी को छोड़ देते गली कुछ में। चलिए करप्शन इस मुल्क से खत्म होगी कि नहीं? जेल में होता है, जो 30 करोड़ लेके दे देता है वो फिरता है। चले आपने एक तजवीज दे दी कि एक ऐसा अदारा होना चाहिए जिसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, वो दिन देखेंगे हर इदारे का एहतसाब कर सके। मगर आपने एक और बहुत अहम जिसे कहते हैं ना स्टेटमेंट दी, और वाकई में आपकी एक वाहिद आवाज थी ख्वाजा सराओं के लिए, और आज आपकी वो स्टेटमेंट को मैं दोहराती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को भी याद रहे। आपने कहा कि जो ख्वाजा सराओं का हाल हुआ है तो ख्वाजा सराओं को हमें मदद करनी चाहिए और उनके लिए ख़ुसूसी नशिस्त होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। ये इस मुल्क के सिटीजन्स हैं, मैं मुतालिबा करता हूँ, मैं तजवीज़ करता हूँ, दुनिया में ये मखलूक हर जगह है, उनके लिए कुछ कवानीन बने होंगे, हमें वो फ़ौरन मंगा लेने चाहिए, उनके लिए कवानीन बनने चाहिए, उनकी इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि उनको मुनज़्ज़म करना चाहिए कि वो अपना दिफा कर सकें। एंड दे मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। मगर आप चूंकि पार्लियामेंट का एक हिस्सा हैं तो ये तो आप पहला कदम तो आप भी तो उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने तजवीज़ किया था, मैं इस पे काम करूंगा, आपसे इमदाद भी मांगूंगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल भी हो सकता है। यस, प्राइवेट बिल ये जरूरी है। हजारों लाखों लोग यहाँ हैं, गरीब कुछ नहीं करते कि मारना पीटना। पेशावर में एक आदमी उसको ले जाना चाहता था, वो ना गया, ठक ठक 2 गोलियां मार दी, गरीब मर गया। तो ये आप करेंगे या आपकी उम्मीद ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, आप इसके पर काम करेंगे? इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पाकिस्तानी सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट दीज इनोसेंट पीपल। अच्छा अचकजई साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी और आपको माजी में लेके जाना चाहूंगी क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है। मई 2013 के अंदर आपने इलेक्शन बॉयकॉट किया था 2008। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह JUIF ताकतवर हो गई, बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी रिलीजियस पार्टीज थी उन्होंने पॉलिटिकल गेन किया। फिर आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा इफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज डोंट सपोर्ट रिलीजियस पार्टीज नो मुल्ला विल विन। अब ज़रबे अज़ब ऑपरेशन के बाद क्या आप समझते हैं कि वो रवैया बदल गया? मैं अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान तब चलेगा, तब बचेगा जब हम वोट की सैंक्टिटी का एहतराम करेंगे। खुदा करे ख्वाजा सलाम को वोट दे दें, दे शुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान। डोंट इंटरफेयर, डोंट ट्राई टू इन्वेंट लीडर्स। जो आदमी जिसको वोट देता है ही शुड कम टू पार्लियामेंट। क्या आपको लगता है कि इस रवैये से जो एक रिलीजियस पार्टीज को सपोर्ट करने का एक ट्रेडिशन बन गया था, मुशर्रफ साहब ने भी किया था, ज़ियाउल हक ने भी किया था, वो अब चेंज हो गया है, ज़रबे अज़ब के बाद खत्म हो गया? हम लगे हुए हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, नतीजा ये निकला है, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, उसका नतीजा ये निकला। मैं नाम नहीं लेता, कराची में जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने वहाँ एक चीज़ बनाई, अब उसको तोड़ने के लिए हमें लोगों को मारना पड़ता है। कतई कलामी माफ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको लगता है कि ज़रबे अज़ब से जो रवैया है वो बदला है? क्या अब रिलीजियस पार्टीज को, पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज को वो सपोर्ट नहीं स्टेट की जो एक ज़माने में होती? नहीं, अब रिलीजियस पार्टी को अगर पाकिस्तान के तमाम अवाम आप समेत अपनी मर्जी से रिलीजियस पार्टियों को वोट देते हैं, हमें कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के सारे अवाम इमरान को सपोर्ट करते हैं, हमें कबूल करना चाहिए। हमें किसी सूरत भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, वरना हम पाकिस्तान की ट्रू लीडरशिप मालूम नहीं कर सकेंगे। अचकजई साहब, आखिरी सवाल, और आपके नाकदीन आपसे ये हमेशा पूछते हैं, बिल्कुल, क्या आप मारूसी सियासत में यकीन करते हैं? क्या आप मारूसी सियासत में यकीन करते हैं? मोरूसी? जी, मोरूसी सियासत, देखिए मोरूसी बाज क़वानीन, बाज जो अच्छी बातें हमें मिली हैं आदम अलैहिस्सलाम से मिली हैं। विरासत में जो पॉजिटिव होता है, यू मस्ट ओन इट। अगर नेगेटिव है, फारिग कर दीजिए। हमारी क्या मोरूसी सियासत है? क्योंकि आपके ऊपर तंकीद होता है कि आपने अपने भाई को गवर्नर बना दिया, दूसरा भाई जो है वो आपका
प्रोविंशियल असेंबली में है. सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट क्रिटिसिज्म? मैं कहता हूँ, मैं बुरी बात है अगर मैं ये कहूँ, मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे. जितने भी गवर्नर हैं आपके इस मुल्क में, अगर मेरा भाई खुदा न खास्ता उनमें से किसी से भी पीछे हुआ, मैं तारीख का भी मुजरिम, आपका भी मुजरिम. अचकज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का. हमेशा की तरह आपने बोल्डली आप बात का जवाब देते हैं. आज मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आप मुझे घुमाया है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमेशा जब आते हैं तो आप चार चांद लगा देते हैं प्रोग्राम पे. आज के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.